हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी ये यूनिट चल रही थी और इसमें अल्टरनेटिंग करंट ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। आज इसमें डिस्कस करेंगे पावर इन एसी सर्किट्स। आप जानते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर आप लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं V और उसमें करंट फ्लो होती है I, तो आप जानते हैं कि जो पावर होती है वो होती है P = V मल्टीप्लाइड बाई I। तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज़ कॉल्ड पावर। जिस रेट से एनर्जी डिसिपेशन होता है वो है पावर। अगर वोल्टेज वोल्ट में हो, करंट एम्पियर में हो, तो जो पावर होती है वो वाट में होती है। जो एसी सर्किट्स होते हैं उसमें एक ख़ास बात है। उसमें ख़ास बात ये है कि जो पावर होगी वो केवल वोल्टेज और करंट पर ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उनके बीच जो फेज़ एंगल होता है, जो फेज़ डिफरेंस होता है, उस पर भी डिपेंड करती है। देखिए, हम लोग 3 केस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। केस फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जब वोल्टेज और करंट सेम फेज़ में होते हैं तो जो पावर डिसिपेशन होता है, जो एवरेज पावर होती है ओवर कंप्लीट साइकिल, वो कितनी होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, when V and I are in same phase। कौन सर्किट हो गया? R सर्किट। R सर्किट में ये होता है कि वोल्टेज और करंट जो होते हैं ये सेम फेज में होते हैं। आप जानते हैं R सर्किट में अगर हमारे पास वोल्टेज है V = V0 साइन ओमेगा t, तो जो करंट होती है ये होगी I = I0 साइन ओमेगा t। आप देख रहे हैं फेज़ एंगल सेम है, दोनों सेम फेज़ में हैं। ये करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं। अगर हम लोगों को इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो आप निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस पावर P = हो जाएगा V मल्टीप्लाइड बाई I। तो P = V की जगह V0 साइन ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाई I0 साइन ओमेगा t। तो P = हो जाएगा V0 इंटू I0 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये हो जाएगा। अगर एवरेज पावर निकालनी है फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो उसको हम लोग P बार से रिप्रेजेंट करेंगे। V0 बार I0 बार साइन स्क्वायर ओमेगा t बार, ये हो जाएगा। V0 पीक वैल्यू है वोल्टेज की, तो पीक वैल्यू है तो उसका एवरेज भी V0 होगा। I0 पीक वैल्यू है करंट की, उसका भी जो एवरेज होगा वो I0 होगा। और बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू वो होती है 1/2। तो हो जाएगा P बार = V0 इंटू I0 इंटू 1/2, ये हो जाएगा। अगर इस 1/2 यहाँ पर ले आइए तो जो पावर होगी ये जाएगी P बार = हाफ V0 इंटू I0, या तो ये हो जाएगा। अदरवाइज़ जो 2 है इसको √2 में डिवाइड करिए, √2 इंटू √2, और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा P बार = V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2। V0 अपॉन √2 था VRMS, ये होगा VRMS, और ये होगा IRMS। तो या तो इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4, किसी भी आर सर्किट में अगर हम लोग एक वोल्टमीटर लगा दें
और एक अमीटर लगा दें तो आप देखेंगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी होती है, VRMS वर्चुअल वैल्यू, और IRMS का मतलब कि जो अमीटर की रीडिंग है तो दोनों की रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एवरेज पावर होगी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। आप देखिए कि अगर हम लोग एक प्लॉट से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास ये है V0, ये है -V0, और करंट का ग्राफ देखिए, ये है I0, ये है -I0, ये हो जाएगा। अगर मैं इसी पर पावर का कर्व लेना चाहूँ तो आप देखिए पावर कर्व हम ले सकते हैं यहाँ पर। अगर इस पे भी पावर को रिप्रेजेंट करूँ तो आप देखेंगे पावर कितना होता है, P/V/I। यहाँ पर वोल्टेज भी ज़ीरो, करंट भी ज़ीरो, दोनों की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो, तो यहाँ पर पावर ज़ीरो होगी। यहाँ पर करंट भी पॉजिटिव और वोल्टेज पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये पावर होगी। यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो, करंट भी ज़ीरो, दोनों ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर V भी नेगेटिव और I भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, की दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है ना। तो पावर का जो कर्व चलेगा वो चलेगा ऐसे। ये चलेगा पावर कर्व। तो ये पावर डिसिपेशन, ये इतनी पावर होगी। तो आप देखिए कि इसका एरिया और प्लस इसका एरिया जब आप मिला लोगे तो ये एवरेज पावर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, चाहे तो करंट फ्लो यहाँ से यहाँ, तब भी I² × R इतनी हीट 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होगी, यानी कि इतनी एनर्जी डिसिपेट होगी 1 सेकेंड में। और चाहे करंट चले ऐसे तब भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि करंट जब चलेगी ऐसे तो एनर्जी का डिसिपेशन होगा, जब चलेगी ऐसे तो एनर्जी मिल जाएगी वापस, ऐसा नहीं है, रिकवरी नहीं हो पाएगी एनर्जी की। दोनों ही केस में चाहे करंट रेजिस्टेंस में जाए ऐसे चाहे ऐसे जाए, दोनों ही केस में वहाँ पर जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होगी। तो इसलिए दोनों जो पीक आते हैं, दोनों केस में जो पीक आते हैं वो पीक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आएंगे। इसका मतलब कि दोनों केस में जो पावर डिसिपेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जो एवरेज पावर डिसिपेशन होगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल वो इसका समेशन प्लस इसका समेशन, दिस प्लस दिस, ये होगा। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड ये है कि जब V और I के बीच में अगर हम फेज डिफरेंस ले लेते हैं फाई का, तब क्या होगा। केस सेकंड, केस सेकंड, when phase angle between V and I is phi। अगर phi का फेज एंगल है तब कौन कौन सर्किट में होता है, आप देखिए RL सर्किट में होता है, आप देखिए RC सर्किट में होता है, आप देखिए LCR सर्किट में होता है। ये ऐसे सर्किट हैं जहाँ पर वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होते हैं, इनके बीच फेज डिफरेंस फाई का हो सकता है। कभी तो वोल्टेज लीड कर सकता है और कभी करंट लीड कर सकती है, या कभी वोल्टेज लैग कर सकता है, कभी करंट लैग कर सकती है। जैसे यहाँ पर भी दो बातें हो सकती हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि I लैग्स द वोल्टेज V, या मैं आपसे कहूँ कि V लैग्स द करंट I। यहाँ पर I लैग कर रहा है यानी V लीड कर रहा होगा, यहाँ पर V लैग कर रहा है तो I लीड कर रहा होगा।
तो अगर ऐसा है तो क्या होगा कि अगर वोल्टेज V इजिकल टू है V नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट होगी वो लैग कर रही होगी, तो I इजिकल टू होगी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखिए कि अगर करंट दे रखी है I इजिकल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जो वोल्टेज होगा वो होगा V इजिकल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और माइनस फाई। आप देखिए कि यहाँ पर जो ये करंट है ये लैग कर रही है वोल्टेज से, यहाँ पर वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर फेज डिफरेंस फाई का। यहाँ पर इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है। अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं वोल्टेज और करंट की, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर क्या होगी वो देखिए। आप लिखेंगे कि इन दिस केस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर ये हो जाएगा P इजिकल टू V मल्टीप्लाइड बाई I। तो चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करें चाहे इसको मल्टीप्लाई करें, तो V नॉट इंटू आई नॉट यानी V नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये निकल के आता है। तो जो P आएगा निकल के ये होगा V नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हो जाएगा। तो P इजिकल टू हो जाएगा V नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन A माइनस B, तो साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ये हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा। इसको आप अंदर ले जाइए साइन को, तो हो जाएगा P इजिकल टू V नॉट इंटू आई नॉट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा। अब आप ऐसा करिए कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए इस टर्म को और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो P इजिकल टू हो जाएगा V नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस 1/2, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये आ जाएगा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो हो जाएगा P इजिकल टू V नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस 1/2, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा। अब आप एवरेज वैल्यू ले लीजिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर तो P बार इजिकल टू V नॉट बार इंटू आई नॉट बार साइन स्क्वायर ओमेगा टी बार, फिर फाई कांस्टेंट तो कॉस फाई कांस्टेंट हुआ, कॉस फाई माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी बार और फाई कांस्टेंट साइन फाई कांस्टेंट। अगर आपने बार ले भी लिया तो भी उसकी वैल्यू की फाई की वैल्यू जितनी भी है तो उतनी रहेगी, तो कॉस फाई या साइन फाई जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो आएगा P बार इजिकल टू, देखिए V नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है कांस्टेंट रहेगी, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है कांस्टेंट रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा की जो मीन वैल्यू होती है फॉर वन कंप्लीट साइकिल वो हाफ होती है, बता चुका हूँ कई बार आप लोगों को, इनटू ये होगा कॉस फाई माइनस 1/2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, साइन कितने भी थीटा हों उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है फॉर वन कंप्लीट साइकिल वो होती है 0 और इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो P बार इजिकल टू हो जाएगा
वी नॉट इंटू आई नॉट विद इन ब्रैकेट हाफ कॉस फाई माइनस ज़ीरो, तो पी बार इजिकल टू हो जाएगा 1/2 वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई। या तो आप ये कहिए इक्वेशन नंबर 5, अगर आप लोगों को पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट पता है, फेज डिफरेंस पता है, तो आप इससे निकाल सकते हो। और आप देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ पर जो एवरेज पावर होती है वो केवल वोल्टेज और करंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड करती है जिसे हम कॉस फाई कहते हैं, और इसलिए इसको पावर फैक्टर भी कहते हैं। तो अगर आपको पता है फाई कितना है तो कॉस फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगा, अगर पावर फैक्टर जितना कम होगा उतना ही कम पावर डिसिपेशन होगा। अगर पावर फैक्टर 0 होगा तो जो एवरेज पावर डिसिपेशन होगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल वो 0 होगा। ये बात ध्यान रखने की है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आप देखिए 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको √2 इंटू √2 में डिवाइड करके √2 इसके नीचे ले लूँ और √2 इसके नीचे ले लूँ तो हमारे पास आएगा कि P बार इजिकल टू वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाई, ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि वी नॉट अपॉन √2 ये कितना होता है, ये होता है VRMS, आई नॉट अपॉन √2 ये होता है IRMS। तो जो P बार होगा, ये जो P बार होगा ये होगा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि हमारे पास सर्किट में अगर वोल्ट मीटर और मीटर लगे हुए हैं तो जो उसकी रीडिंग होंगी वो VRMS और IRMS को रिप्रेजेंट करेंगी, और इनटू कॉस फाई जो भी फेज डिफरेंस है V और I के बीच का उसके कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो हमारे पास इन सर्किट्स में जहाँ पर फेज डिफरेंस जो होता है V और I के बीच का वो फाई होता है, ऐसे सर्किट्स के लिए ये एवरेज पावर निकल के आ जाएगी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ये होगा। उसके बाद आप देखिए जो केस थर्ड आता है, केस थर्ड उस केस के लिए है जब जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, तब क्या होगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दूं पहले मैं आप लोगों को, किस तरह से अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो किस तरह से हम शो करेंगे। तो आप देखें इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये V को रिप्रेजेंट किया, ये वन कंप्लीट साइकिल वोल्टेज की, यह है V0, यह है माइनस V0। उसके बाद यहीं पर हमने करंट को रिप्रेजेंट किया। आप देखिए जो करंट है उसको मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये I है और फेज डिफरेंस फाई का है। तो मान लीजिए कि करंट लीड कर रही है, तो वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, लेकिन करंट की जो पीक वैल्यू है वो पहले मिल जाएगी। तो आप देखेंगे ये करंट की पीक वैल्यू मिल जाएगी, ये होगी I0, ये होगी माइनस I0, ये होगा। इस तरह से ये कर्व मिलेगा। अगर मैं यहीं पर पावर का कर्व ड्रॉ करना चाहूँ, देखिए ये जो वैल्यू होती है ये फाई होती है, आप जानते हैं। अगर मैं यहीं पर पावर को भी शो करना चाहूँ इसी कर्व पे तो मैं कर सकता हूँ। आप देखेंगे जहाँ पर फार्मूला था P = V × I, तो जहाँ पर V और I में अगर एक भी चीज़ 0 है तो हमारी पावर 0 हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पावर 0, फिर 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 यहाँ पर पावर 0। तो जहाँ पर मैंने ये सर्कल बना दिए हैं यहाँ पर पावर 0 होगी। इस रीजन में V और I दोनों पॉजिटिव हैं, तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव, ये होगी। इसमें वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि एक चीज़ पॉजिटिव प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस। फिर यहाँ पर इस रीजन में देखिए दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस कैसा होता है, प्लस। और यहाँ पर ये करंट प्लस और वोल्टेज माइनस, तो माइनस। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन मिल रहा है, ये जो रीजन मिल रहा है ये पॉजिटिव, और ये कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सोर्स से ये एनर्जी इस ड्यूरेशन में रिसीव की गई, इतने टाइम में, और फिर उसके बाद ये वापस कर दी गई सोर्स को, फिर यहाँ पर रिसीव की गई,
फिर यहाँ पर वापस कर देगी सोर्स को, आपको वापस करने वाली क्या चीज़ थी। तो ये आप देखिए यहाँ पर जो थे ना, आर के अलावा जो एल था, इंडक्टर पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद फिर जब इंडक्टर अपने अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको डिस्चार्ज करता है तो सोर्स को वापस कर देता है, फिर चार्ज करता है, फिर डिस्चार्ज कर देता है। ऐसे कैपेसिटर के बारे में होता है, कैपेसिटर एनर्जी पहले स्टोर करता है हाफ CV², फिर वापस करता है सोर्स को, डिस्चार्ज करता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। तो आप देखिए इस तरीके से ये पॉजिटिव पीक में से इन नेगेटिव पीक को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एवरेज पावर आएगी वो निकल के आएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पावर डिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि जो भी एवरेज पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव है। आप ये ध्यान रखिए, अगर सर्किट में ओमिक रेजिस्टेंस है तो ज़रूर पावर डिसिपेशन होगा, I² × R ये होगा। अगला जो सर्किट है, अगला जो केस है, हम ऐसे सर्किट के बारे में ले रहे हैं जहाँ पर ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ पर फेज डिफरेंस जो होता है करंट और वोल्टेज के बीच में वो होता है π/2 का। केस थर्ड, when phase difference between V and I is equal to π/2। π/2 का फेज डिफरेंस है, कहाँ पर होता है? फॉर एग्जाम्पल L सर्किट, इसमें होता है C सर्किट, इसमें होता है LC सर्किट, इसमें होता है, ये होता है। अगर मैं 5 या 6 में किसी भी इक्वेशन में अगर 5 की वैल्यू लिख दूँ π/2, पुटिंग 5 π/2 इन 6, तो कितना मिलेगा? P बार ये होगा VRMS × IRMS × cos π/2। तो VRMS × IRMS × 0, तो P बार = हो जाएगा 0। तो जो एवरेज पावर डिसिपेशन होगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल वो होगा 0। आप देखिए ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो आप देखिए ग्राफ समझेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बनाएंगे, आप देखिए मानेंगे कि अगर V = V0 sin ω t है तो जो I = होगा वो होगा I0 sin ω t, और मान लीजिए कि -π/2। अगर प्लस लेंगे तो भी ऐसे ही ग्राफ कुछ मिलेगा हम लोगों को। आप देखिए कि पहले मैं V को यहाँ पर बना रहा हूँ, तो वोल्टेज के लिए ये V0 और ये -V0। फिर आप देखिए करंट के लिए जो आप लेंगे I, तो वो क्या कर रही है, वो लैग कर रही है। जब लैग कर रही तो इसके बाद में पीक वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी। ये चलेगी। आप देखेंगे ये होगी -I0, ये होगी I0, ये होगी -I0 और ये टाइम t होगा। अब अगर पावर का हमें प्लॉट करना है पावर को, तो आप देखिए कि जहाँ पर V और I में एक भी चीज़ 0 तो 0 ये हो गया, यहाँ पर करंट 0 हो गई, यहाँ पर वोल्टेज 0 हो गया, यहाँ पर करंट 0 हो गई, यहाँ पर वोल्टेज 0 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव,
यहाँ पर दोनों पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, यहाँ पर दोनों नेगेटिव तो पावर पॉजिटिव। आप देखिए जितने नेगेटिव पीक मिलेंगे उसका जितना एरिया होगा उतनी पॉजिटिव पीक का होगा, इसलिए जो नेट पावर डिसिपेशन होगा वो ज़ीरो होगा। नेट पावर डिसिपेशन ज़ीरो इसलिए होगा कि आप देखिए पहले 1/4 साइकिल में ये तो पूरी 1 साइकिल शो करी हुई ना, तो ये तो 1/4 साइकिल हुई ना इसकी। देखिए 1/4 साइकिल में, ये 1/4 साइकिल में जो कैपेसिटर था या इंडक्टर जो भी चीज़ थी हमारे पास, उसने स्टोर्ड एनर्जी को पहले सोर्स को वापस किया, फिर सोर्स से एनर्जी को रिसीव किया, फिर सोर्स को वापस किया, फिर सोर्स से रिसीव किया। तो इस तरह से आप देखिए कि नेट कितना हुआ ज़ीरो। जितना वो सोर्स से रिसीव कर रहा है 1/4 साइकिल में, नेक्स्ट 1/4 साइकिल में उसको रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए जितनी एनर्जी वो सोर्स से ले रहा है उतनी ही एनर्जी सोर्स को वापस भी लौटा रहा है, इसलिए उसने कोई नेट एनर्जी नहीं ली। जब नेट एनर्जी कोई रिसीव ही नहीं करी है तो जो पावर डिसिपेशन होगा एवरेज फॉर 1 कंप्लीट साइकिल वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि इस सर्किट में जो ओमिक रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है, और आप जानते हैं कि जो भी एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट होती है वो वेस्ट होती है रेजिस्टेंस पर, और रेजिस्टेंस यहाँ पर है नहीं। लेकिन आप देखिए कि जो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्यूबलाइट्स होती हैं या जो फ़ैन होते हैं वहाँ पर हम लोग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंडक्टर यानी एल सर्किट या कैपेसिटर यानी कि सी सर्किट का यूज़ करते हैं, जिससे कि फ़ैन चले, ट्यूबलाइट जले, लेकिन जो पावर डिसिपेशन है वो ना हो, कोई भी तरीके से एनर्जी खर्च ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि आप जानते हैं कि इंडक्टर को बनाने के लिए, कैपेसिटर को बनाने के लिए और जो कनेक्शन वायर्स हैं उनका कुछ ना कुछ ओमिक रेजिस्टेंस होता है, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत जो भी ओमिक रेजिस्टेंस होता है उस पर पावर डिसिपेशन उसकी वजह से होता है। लेकिन जो इंडक्टर या कैपेसिटर होते हैं उस पर कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं होता है। तो ये हमारे पास 3 तरह के सर्किट्स हैं, 3 टाइप के, जो कि डिपेंड कर रहा है इनमें जो डिफरेंस है वो काहे का है, फेज डिफरेंस का है, और इसलिए जो एवरेज पावर डिसिपेशन है 3 टाइप के इस सर्किट्स में वो अलग अलग है। ऐसे सर्किट्स जिनमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, जहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में वो π/2 होता है, जैसे कि एल सर्किट है, सी सर्किट है और एलसी सर्किट है, उसमें जो एवरेज पावर है वो ज़ीरो होती है। इसका मतलब कि 1 कंप्लीट साइकिल के लिए कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं हुआ करता है, ये इसका मतलब है। और आप जानते हैं कि जो पावर होती है उसका यूनिट होता है वॉट। तो ऐसे सर्किट्स जिसमें करंट तो फ्लो होती है लेकिन 1 कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज पावर डिसिपेशन है वो ज़ीरो होता है, ऐसे सर्किट्स जो होते हैं उनको हम वॉटलेस सर्किट कहते हैं, क्योंकि उसमें पावर डिसिपेशन नहीं है, पावर की यूनिट वॉट है, इसलिए वॉटलेस सर्किट, ठीक है, P/0 है। और ऐसे सर्किट्स में जो करंट फ्लो होती है उसको हम लोग वॉटलेस करंट कहते हैं। एग्जामिनेशन में ये कहा जाता है कि वॉटलेस सर्किट ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या ड्रॉ करेंगे, आप लोग ए सर्किट ड्रॉ कर देंगे, या तो एल सर्किट ड्रॉ कर देंगे, या सी सर्किट ड्रॉ कर देंगे, या एल सी सर्किट ड्रॉ कर देंगे। ये वॉटलेस सर्किट होंगे और इस करंट को हम लोग वॉटलेस करंट कहते हैं। चोक कॉइल वगैरह जब बनाई जाती है, जब चोक कॉइल हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर पर कॉपर के वायर के थिक वायर्स इस तरह से उनकी वाइंडिंग कर दी जाती है। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है cos phi = R/Z, उसमें R टेंस टू 0, उसका जो ओमिक रेजिस्टेंस है वो टेंस टू 0, और अपॉन Z कितना वो √R² + XL², उसका L बढ़ा देते हैं। इसलिए cos phi को हम क्या करते हैं, R कम हो गया और नीचे जो Z है वो बहुत बढ़ गया, तो पावर फैक्टर जो होता है वो टेंस टू 0, बहुत ही कम हो जाता है। जब पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है तो अगर हम लोग एक चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं एसी सर्किट में, इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ट्यूबलाइट में, तो वहाँ पर जो एवरेज पावर डिसिपेशन होता है वो टेंस टू 0, यानी बहुत ही कम पावर डिसिपेट हुआ करती है और ट्यूबलाइट जल जाया करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको आप ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ए सर्किट्स के उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।